के लिए विपक्ष बीजेपी की रणनीतियों का इस्तेमाल कर रहा है। आज इस पर बात करेंगे। वैसे बहुत अच्छा सवाल था, तो मुझे लगा इस पर बात करनी चाहिए। काफी हद तक मैं भी इस बात से सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी से सीख लिया गया और सीखने के बाद उन रणनीतियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वैसे भी कहा जाता है अक्सर, एक दुश्मन से लगातार लंबे समय तक युद्ध लड़ेंगे तो वो आपके युद्ध कौशल को सीख जाएगा, और यदि आपने अपने आप को बदलाव नहीं किया, बदला नहीं, और सामने वाला आपका युद्ध कौशल सीख गया, तो वो फिर आपको पटक नहीं दे सकता है, वो आपको हरा सकता है। इसलिए एक दुश्मन से लंबे समय तक नहीं लड़ना चाहिए या रणनीति बदलते रहना चाहिए। अफसोस की बात, भारतीय जनता पार्टी या उनके रणनीतिकार एक रणनीति पर बहुत लंबे समय तक चलते आ रहे हैं और उस पर बदलाव नहीं किया, और उसके अलावा जो भी उन्होंने रणनीतियां इस्तेमाल की, विपक्ष ने भी अब वो रणनीतियां सीख ली हैं, या ऐसे लोग जो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे आज वो विपक्ष के साथ हैं, विपक्ष को वो रणनीतियां दे चुके हैं, और इस कारण भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष हराने में कामयाब होने लगा है, कामयाब होता जा रहा है। जो नरेंद्र मोदी जी का अगर हम देखें, उनके चेहरे पर वोट मिल जाता था, एक व्यक्ति का चेहरा सामने रख करके विधानसभा में भी वोट मिल गया, लोकसभा में वोट मिल गया। अब आहिस्ता आहिस्ता उस चेहरे की चमक भी फीकी पड़ने लगी है। और जो मेन मेन रणनीतियां थी, जैसे सोशल मीडिया, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ सोशल मीडिया थी, और अभी भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया पर पिछड़ने लगी है। आप कहीं पर भी देख लीजिए, ट्विटर पर देख लीजिए, फेसबुक पर देख लीजिए, इंस्टाग्राम पर देख लीजिए, यूट्यूब पर देख लीजिए। यूट्यूब पर तो एक बार ऐसा हो गया कि इतने डिसलाइक आ गए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना लाइक और डिसलाइक का ऑप्शन ही बंद कर दिया। इतने नेगेटिव कमेंट आ गए कि कमेंट का ऑप्शन ही बंद कर दिया कि आप उनके यूट्यूब पर कमेंट नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी जी की मन की बात पर डिसलाइक ज्यादा थे, लाइक कम थे। एक बार ऐसा हुआ कि इतने नेगेटिव कमेंट आने शुरू हो गए कि उन्होंने कमेंट का सेक्शन बंद करना पड़ गया, जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हुआ करती थी। 2014 में हम सबको पता है, भारतीय जनता पार्टी के जीतने में सबसे बड़ा रोल सोशल मीडिया का रहा, यूथ का रहा, क्योंकि सोशल मीडिया पर यूथ रहता है। अब वो यूथ ही भारतीय जनता पार्टी से सवाल करने लगा, और इसी का इस्तेमाल, इसी रणनीति का इस्तेमाल विपक्ष कर रहा है। खासकर से राज्य स्तर पर बात करें तो जहां जिस पार्टी का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से, वो इसका इस्तेमाल कर रहा है या उन्होंने रणनीति सीख ली है। पहले तो वो सोशल मीडिया को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, लेकिन अब देने लग गए हैं। हर एक का अपना सोशल मीडिया सेल बन गया है, अच्छा खासा बजट रखा जाता है, और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस बहुत बड़ा टक्कर दे रही है और कई चीजों पर 21 साबित हो रही है। जैसे बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा है, ट्विटर पर ट्रेंड किया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही जाता है। जब भी ट्रेंड होगा, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा आ गया, महंगाई बड़ा मुद्दा आ गया, भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा आ गया, जो अदानी का मुद्दा आया। अब गौतम अदानी के साथ अच्छे संबंध है नरेंद्र मोदी जी के, या सरकार में जो लोग होते हैं उनके व्यापारियों से अच्छे संबंध होते ही हैं, इसमें कोई छुपा नहीं है, कोई आज की बात नहीं है। हम सब जानते हैं कि इंदिरा गांधी जी के समय पर भी ऐसा बोला जाता था कि अंबानी जी के साथ संबंध थे, लेकिन क्या होता है, बड़े नेता थोड़ा डिस्टेंस कर लेते हैं, उस पर राय देते हैं, बोलते हैं कि हमारा डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है, भले ही संबंध हो। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की चुप्पी ने इसको साबित कर दिया है कि नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा रोल है, और ये जनता तक बात पेनिट्रेट हो गई है। और जब जनता तक बात पेनिट्रेट हुई है तो उसका सबसे बड़ा माध्यम क्या बना? उसका सबसे बड़ा माध्यम सोशल मीडिया बना। मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस पर बात नहीं करी है, सोशल मीडिया ने बात करी है। भारतीय जनता पार्टी से ही सीखा गया कि एक एक घर तक जाना है, एक एक व्यक्ति तक जाना है तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाए, फेसबुक पर अपना अलग अलग ग्रुप बनाया जाए, फेसबुक पर फॉलोअर तैयार किए जाए, यूट्यूब पर सब्सक्राइबर तैयार किए जाए, इंस्टाग्राम पर फॉलोअर तैयार किए जाए, ट्विटर पर ट्रेंड कराया जाए। और आहिस्ता आहिस्ता जो भारतीय जनता पार्टी के हथियार हुआ करते थे, वो सारे हथियार विपक्ष ने ले लिए। विपक्ष ने उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ करना शुरू किया, और अब भारतीय जनता पार्टी असमंजस में आ गई, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब और कौन सा नया हथियार लिया जाए। मीडिया उनकी बात बोल रहा है, मीडिया उनका गुणगान कर रहा है या धार्मिक मुद्दे लेकर के आ रहा है, ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहा है। और इस ध्रुवीकरण में भी क्या किया, विपक्ष ने ध्रुवीकरण को भी अपनी फेवर में करना शुरू कर दिया। अभी कर्नाटक इलेक्शन में तो हमने देखा ही, इन्होंने ध्रुवीकरण नहीं किया या हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश नहीं करी, तो कांग्रेस जानबूझ करके ऐसा मुद्दा लेकर के आई कि यहां पर ध्रुवीकरण करेंगे और ध्रुवीकरण करने से हमें लाभ हो जाएगा। तो जानबूझ करके बजरंग दल का नाम रखा गया कि बजरंग दल पर बैन लगाया जाएगा, और ये बोला नहीं गया, मैनिफेस्टो में लिखा गया, ताकि ये तस्दीक हो जाए लोगों को कि लिख दिया गया है, करना ही पड़ेगा, करेंगे ही करेंगे। और उनको ये मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दा उठाएगी, और वही हुआ। जो नरेंद्र मोदी जी भारत माता की जय से अपनी स्पीच की शुरुआत करते थे, जो जय श्री राम के नारे से शुरुआत किया करते थे, वो बजरंग बली पर आ गए। और जनता को एक्सपोज करना, कांग्रेस ने एक्सपोज कर दिया भारतीय जनता पार्टी को, कि जनता के सामने एक्सपोज हो गई भाजपा कि ये केवल धर्म का इस्तेमाल अपनी राजनीति चमकाने के लिए करते हैं। आप जितना मर्जी हिंदू मुस्लिम करते रहिए, इससे लाभ भारतीय जनता पार्टी को हुआ, हिंदुओं को कोई लाभ नहीं हुआ।
उन हिंदुओं के लिए जिनके वोट लिए गए, उनको क्या लाभ मिला? उनको कोई लाभ नहीं मिला। उनके व्यापार बंद हो गए, उनके बच्चों को बेरोजगार कर दिया गया, उनके लिए कोई योजना नहीं बनाई गई और उसका लाभ अपनी सत्ता बनाने के लिए किया गया। और जब जय श्री राम की जरूरत थी तो जय श्री राम बोला गया, आज हनुमान जी की जरूरत है तो हनुमान जी बोला गया, कल किसी और की जरूरत होगी तो वो बोला जाएगा, लेकिन केवल और केवल सत्ता इनका प्राइम ऑब्जेक्ट बन गई है। ये मैसेज चला गया। और अगर कर्नाटका में मैसेज गया है तो ऐसा नहीं बाकी राज्यों में नहीं जाएगा, बाकी राज्यों में भी जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति हुआ करती थी कि वो ध्रुवीकरण करे और ध्रुवीकरण का लाभ उसे मिल जाए। कांग्रेस ने एक्सपोज करना शुरू कर दिया कि अपनी सत्ता प्राप्त करने के लिए ध्रुवीकरण करते हैं। इनके लिए ना भगवान श्री राम में इनकी आस्था है, ना हनुमान जी में इनकी आस्था है। इन्हें जहां जिससे वोट मिलेगा ये उसका मुद्दा उठाएंगे और अपनी वोट की राजनीति करेंगे। धर्म की राजनीति वोट के लिए करेंगे, अपनी सत्ता प्राप्त करने के लिए करेंगे और धर्म के लोगों का कोई लाभ होने वाला नहीं है। और जो मीडिया के लोग कर्नाटका का या बाकी राज्यों का कैलकुलेशन करते हैं, मुस्लिम वोट इसको मिला, ये इसको मिला, देश के किसी भी राज्य में मुसलमान मिलकर के सरकार नहीं बना सकते। एक दो राज्य छोड़ सकते हैं, जम्मू कश्मीर में ऐसा हो सकता है, असम में भी कुछ सीटों पर बहुत ज्यादा दबदबा हो सकता है, बाकी कोई बड़ा राज्य, केरला थोड़ा बहुत कह सकते हैं, बाकी कोई राज्य में मेजोरिटी में नहीं है कि वो सरकार बना सके अपनी, वो नहीं बना सकते। उनके साथ जहां भी ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम 10% 15% एक साथ हो गया, 15% तो सरकार नहीं बनती साहब। जो सेकुलर हिंदू है भारत का, वो भाजपा की गले की घंटी बना हुआ है, वो गले की हड्डी बना हुआ है, क्योंकि वो भाजपा को समझ में नहीं आ रहा कि सेकुलर हिंदू को कैसे अपने फेवर में लाया जाए, क्योंकि वो सहमत नहीं है इन मुद्दों से। वो नहीं चाहता कि धर्म की राजनीति, वो नहीं चाहता, उसको अपना धर्म खतरे में नहीं रखना। सिर्फ जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको लगता है धर्म खतरे में है, और कई बार तो धर्म पर खतरा डाला जाता है। मैंने बार बार कहा है, जो कमजोर राजनेता होते हैं वो दिखाते हैं आपका धर्म खतरे में है, और कई बार आपके धर्म को खतरे में डाल देते हैं ताकि आपको पता चले आपका धर्म खतरे में है। एक्चुअल में खतरा धर्म को नहीं होता, उनकी कुर्सी को होता है। खतरे में कुर्सी होती है। समस्या यह है कि जो समझदार है, पढ़ा लिखा तबका, वो इस बात को समझने लगा है। और जब उन्होंने देखा कि 10 वर्ष होने वाले, 9 वर्ष तो हो गए केंद्र में, 9 वर्ष में भी हमारा तो कोई उत्थान नहीं हुआ। व्यापार की आज हालत देख लो, किसी भी मार्केट में चले जाओ, कर्जे की स्थिति देख लो, बहुत बड़ा मुद्दा कर्जा बनता जा रहा है। बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दी जा रही है, आम जनता की कर्जे पर बात नहीं की जा रही है। जनता ये सब देख रही है। हर दूसरा व्यक्ति देश में कर्जे की दलदल में फंसा। साहब मैं उस मुद्दे पे काम कर रहा हूं, लेकिन विपक्ष ने यह समझ लिया कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, ध्रुवीकरण करती है, तो इस ध्रुवीकरण को सामने एक्सपोज कर दो जनता को पता चल जाए कि ये धर्म का इस्तेमाल केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए करते हैं, सत्ता प्राप्त करने के लिए करते हैं, इनका धर्म से कोई संबंध नहीं है। जैसे बता दिया गया हिंदुत्व और हिंदू धर्म का आपस में कोई संबंध नहीं है। इन्होंने जोड़ दिया बजरंग दल और बजरंग बली, जबकि आपस में कोई संबंध नहीं है। बजरंग बली के नाम पर अगर कोई उत्पात मचाते हैं तो वो धर्म का काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, रणनीतिकारों को ये बात समझ में नहीं आ रही है, जनता को समझ में आ रही है। जनता के सामने भाजपा एक्सपोज हो रही है। जो उनकी स्ट्रेंथ थी उसी से सीख लेकर के विपक्षियों ने उसी को सामने रखना शुरू कर दिया और बताना शुरू कर दिया, एक्सपोज करना शुरू कर दिया। और जो मैंने बताया सोशल मीडिया सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी, वहां पर दिक्कत आई। एक भारतीय जनता पार्टी की अच्छी स्ट्रेंथ क्या होती थी पता है? भारतीय जनता पार्टी क्या करती थी, सामने बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हो जाए और हमारा एक उम्मीदवार हो, एक के सामने बहुत सारे, मतलब विपक्ष बढ़ जाए और हम इकलौते आ जाए। गठबंधन भी इसलिए किया जाता है कि हमारे विचारधारा के लोग इकट्ठे हो जाएं, हमारे वोट ना बटे और सामने वाले के वोट बढ़ जाए। अच्छा, विपक्ष ने ये चाल भी समझ ली। अब विपक्ष क्या कर रहा है? 1 on 1 मतलब एक उम्मीदवार के सामने एक उम्मीदवार। अभी देखा इन्होंने जेडीएस का क्या हालत हुई कर्नाटका में। जेडीएस अच्छा परफॉर्म कर देती, कांग्रेस को नुकसान हो जाता, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापस आ जाती। ये बात जेडीएस को भी पता चल गई थी कि उन्हें नुकसान होने वाला है, क्योंकि जनता ही बात समझ गई कि जो तीसरा पक्ष खड़ा हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, यानी विपक्ष के वोट बंटने चाहिए ऐसी कोशिश कर रहा है। जनता ने वोट नहीं बंटने दिए। जहां पर जेडीएस ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया, वहां पर भी वोट कांग्रेस को चला गया। और अभी कई राज्यों में होगा। अभी ओवैसी जी ने भी कर्नाटक में चुनाव लड़ा, देखिए क्या हालत हो गई। आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, 0.5%, मतलब नोटा से भी कम वोट मिला है साहब। नोटा से भी कम वोट क्यों मिला? क्योंकि जनता समझ गई कि अगर हमारा वोट बटा तो इससे लाभ किसे होने वाला है। तो गठबंधन जनता ने किया और ये मैसेज पार्टी के कैडर ने नीचे तक पहुंचाया, सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाया। जनता को बता दिया गया, एक के सामने एक, एक के मुकाबले एक खड़ा करेंगे, हमारी जीत की संभावना ज्यादा होगी। जो व्यक्ति भी हमारे वोटों में सेंधमारी कर रहा है, चाहे कोई भी हो, वो भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचा रहा है।
जैसे कभी कांग्रेस के सामने किया जाता था, कांग्रेस एक छत्र राज करती थी, तो कांग्रेस के जो भी व्यक्ति खड़ा होता था पोजीशन में, कांग्रेस चाहती थी बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हो, हमारा वोट फिक्स है, हमें हमारा वोट मिल जाएगा, उधर के वोट बढ़ जाएंगे। तो लोगों ने तय किया था एक उम्मीदवार खड़ा किया जाए कांग्रेस के सामने, और जब एक उम्मीदवार खड़ा किया गया, चाहे जेपी मूवमेंट में आप देख लीजिए जनता पार्टी ने किया, या आप सबसे लेटेस्ट एग्जांपल देखें तो वीपी सिंह जी का एग्जांपल देखिए। वीपी सिंह ने 1-to-1 खड़ा किया, एक कांग्रेस के उम्मीदवार के सामने, एक हमारा संयुक्त उम्मीदवार, और फिर वही हुआ। जो कांग्रेस 400 सीटों से ज्यादा सीटें लेकर के जीती हुई थी, जो राजीव गांधी 400 सीटों से ज्यादा सीटें लेकर के प्रधानमंत्री बने थे, वो सीटें 150 पर आ गई। बहुत बड़ा डेंट गया। विपक्ष ये बात सीख चुका है, और यही बातें सीख करके अब वो भारतीय जनता पार्टी पर अप्लाई कर रहा है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को कोई तोड़ नहीं मिल रहा कि कैसे इससे बाहर निकला जाए, कैसे इस जाल में, जिस जाल में हम फंस गए, उस जाल से निकला जाए, उस जाल को तोड़ा जाए, क्योंकि कोई और विकल्प है ही नहीं, होता भी नहीं है साहब। जब ऐसी रणनीति होती है, जब आपका विरोधी आपसे ही सीख करके रणनीति बना रहा होता है और उसका इस्तेमाल आपके खिलाफ करने लगता है, तो या तो आपको रणनीति बदलनी पड़ेगी, और अगर आप रणनीति नहीं बदलेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि उन्हें भी पता चले कि वो क्या कर सकते हैं, वो बेसिक मुद्दों पर आ जाए। शिक्षा पर बात करना शुरू कर दें, स्वास्थ्य पर बात करना शुरू करें, व्यापार पर बात करना शुरू करें, रोजगार पर बात करना शुरू करें, जो बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है उस पर बात करना शुरू करें, भ्रष्टाचार पर बात करना शुरू करें, अदानी को साइड करें, क्योंकि मैसेज जा रहा है कि अदानी को आपने मदद की है, अदानी को आपने ही इतना बड़ा बनाया, भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी ने बड़ा बनाया, वरना अदानी नरेंद्र मोदी को ले डूबेंगे और नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी को ले डूबेंगे। दबे जबान में बहुत सारे सांसद बात करने लगे, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन जब हमारी टीम जा रही है सांसदों को लेटर देने, वहां बात करते हैं, कहते हैं भाई अदानी से मोदी जी को लाभ हो रहा है, मोदी जी से अदानी जी को लाभ हो रहा है, हमें तो कोई लाभ नहीं हो रहा, हमें ना अदानी से लाभ हो रहा, ना मोदी जी से लाभ हो रहा, बल्कि अब मोदी जी का चेहरा रखने से भी सामने लाभ नहीं हो रहा। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता ये बात शुरू हो गई है, अभी बहुत तेजी से नहीं चल रही है, लेकिन जिस स्पीड से ग्रोथ होगी, ग्राफ बढ़ा था, उसी स्पीड से गिरेगा। और जब नरेंद्र मोदी जी के चेहरे की क्रेडिबिलिटी गिरने लगेगी, जब उठ रही थी तो सब साथ थे, जब गिरने लगेगी तो आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे आप लोग साथ छोड़कर चले जाएंगे। अभी मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है देखिए ना, पूर्व मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री सब जाए जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, कांग्रेस में जा रहे हैं, दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। कर्नाटक में भी ये होना शुरू हो गया था, भागा दौड़ी मच गई थी। अभी राजस्थान में ऐसा होने वाला है, छत्तीसगढ़ में ऐसा हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हम नरेंद्र मोदी के अकेले चेहरे पर वोट नहीं मिलने वाले हैं, और बाकी हमारे पास कुछ है नहीं, हम मेन मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं। और कांग्रेस और विपक्ष वो मेंटली प्रिपेयर्ड हो गया कि ये ध्रुवीकरण करेंगे, और हमने जनता के सामने इनको एक्सपोज करना है सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। कांग्रेस ने बहुत बढ़िया नेटवर्क बना लिया व्हाट्सएप ग्रुप का, विपक्ष ने कई राज्यों में बहुत बढ़िया नेटवर्क बना लिया है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी कुछ भी बोलती है तुरंत उसका कार्ड सामने आ जाता है, जो भी झूठ बोलती है तुरंत सामने आ जाता है, प्रधानमंत्री कुछ भी झूठ बोलते हैं तुरंत ट्रोल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? क्यों भारतीय जनता पार्टी को अपना यूट्यूब पर लाइक और डिसलाइक का बटन बंद करना पड़ता है? क्यों कमेंट सेक्शन बंद करना पड़ता है? क्योंकि उनको पता है कि लोग कमेंट करेंगे, नेगेटिव कमेंट करेंगे, और हमारी बेइज्जती होगी, बदनामी होगी, कमेंट ही ना कर पाए। लेकिन इससे क्या कर रहे हैं? इससे वो उनके गुस्से को निकलने का कोई अवसर नहीं दे रहे हैं, और फिर ये गुस्सा वोट के रूप में निकलेगा। इससे बेहतर ये यहां पर कमेंट करने दो, गुस्सा निकालने दो, उनके जवाब दो। रोजगार चाहिए लोगों को, आपने तो कहा था 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, तो 18 करोड़ लोगों को रोजगार दिया कि नहीं दिया, ये सवाल जायज है, पूछा जाएगा। काले धन का क्या हुआ? काले धन की कोई बात नहीं करता। पेट्रोल डीजल के रेट आधे हो जाएंगे, अभी तो 100 रुपए पे पहुंच गया, सिलेंडर का दाम 1200 रुपए पहुंच गया। और ये आम इंसान को ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं, बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, व्यापार नहीं चल रहा एक बड़ा मुद्दा है। इन पर जब तक बात नहीं करेंगे तब तक समाधान नहीं निकलेगा। तो मैंने कोशिश की इस वीडियो में बताने की आपको कि क्या विपक्ष ऐसा कर रहा है, तो हाँ, मुझे भी लगता है कर रहा है, विपक्ष सीख रहा है, और अच्छी बात है, हमें अपने विरोधी से सीखना चाहिए। और विरोधी को चाहिए कि लंबे समय तक एक ही व्यक्ति से एक ही रणनीति के साथ युद्ध ना लड़ा जाए, वरना वो सारी रणनीतियां सीख लेगा और फिर आपको कुछ नई रणनीतियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा।